मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो पीडीए है। देखिए, विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलती। बोल नहीं सकते वंदे मातरम पर। वंदे मातरम पर बहस हुई तो यही मुजरिम बोल रहा था। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। हाथरस का वो मामला जिसने 6 साल पहले यूपी की कानून व्यवस्था से लेकर पुलिस की भूमिका तक पर बड़े सवाल खड़े किए थे, एक बार फिर अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद चर्चा में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीड़ित परिवार के पुनर्वास को लेकर यूपी सरकार के रवैये पे नाराजगी जताई है और साफ कहा है कि परिवार को नोएडा या गाजियाबाद में बसाया जाए। कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल भी किया गया है। लेकिन आज यूपी की खबर सिर्फ हाथरस तक सीमित नहीं है। प्रयागराज से हिजाब और स्कूल यूनिफॉर्म पर आया हाईकोर्ट का फैसला नई कानूनी और राजनीतिक बहस छोड़ चुका है। सवाल है, स्कूल का ड्रेस कोड कहां तक लागू हो सकता है और धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा शुरू कहां से होती है? और इन सब के बीच यूपी की सियासत में एक और मुकाबला साफ दिख रहा है, महिला वोट का। योगी सरकार ने रक्षाबंधन पे मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया है तो अखिलेश यादव ने सरकार बनने पे पैसे देने की बात कही है। इन तीनों खबरों के पीछे कानूनों, अधिकारों, बयानों और राजनीतिक उठापट की चिंताओं, उनकी अलग अलग परतें हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। नमस्ते, सिद्धांत नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप यूपी बुलेटिन। पहली खबर में बात हाथरस की। साल 2020 का वो केस याद करिए जिसमें एक दलित लड़की की प्रताड़ना के बाद मौत हो गई थी। ये वही केस था जिसमें यूपी पुलिस पर इल्जाम लगे थे कि उन्होंने गुपचुप तरीके से पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया था। उस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि जल्दी से जल्दी परिवार को नोएडा या गाजियाबाद में बसाया जाए, रहने की सुविधा भी दी जाए, साथ ही साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए। कोर्ट ने टिप्पणी की, परिवार की मांग पर फैसला लेने में राज्य सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाया है। दरअसल हाथरस केस का परिवार आज भी सीआरपीएफ की सुरक्षा में रहता है। उनकी एक शुरुआती डिमांड थी कि पूरे परिवार को हाथरस से बाहर बसाया जाए क्योंकि शहर में उनकी जान को खतरा है। परिवार ने यह मांग भी की थी कि उन्हें नोएडा या गाजियाबाद में बसाया जाए। लेकिन ये मामला हाईकोर्ट की बेंच तक कैसे पहुंचा, ये जानने के लिए बैकग्राउंड जानिए। 14 सितंबर 2020 हाथरस जिले का बूलगढ़ी गांव, 19 साल की एक दलित युवती अपनी मां के साथ खेत की तरफ गई थी। इस दौरान उसके साथ हिंसा हुई। परिवार उसे गंभीर हालत में लेकर अस्पताल पहुंचा। शुरुआती एफआईआर में जान से मारने की कोशिश का मामला दर्ज हुआ। बाद में युवती ने अपने बयान में यौन हिंसा का आरोप भी लगाया। नाम लिया संदीप, रवि, रामू और लवकुश। युवती की हालत लगातार बिगड़ती गई। पहले उसका इलाज अलीगढ़ में हुआ और फिर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। 29 सितंबर 2020 को पीड़िता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गर्दन की रीढ़ की हड्डी यानी सर्वाइकल स्पाइन में लगी गंभीर चोट से जुड़ा हुआ बताया गया। 29 और 30 सितंबर की दरमियानी रात युवती का शव गांव पहुंचा और रात करीब 2:30 से 3 बजे के बीच उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिवार ने आरोप लगाए कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी इच्छा के खिलाफ अंतिम संस्कार कराया और उन्हें अपनी बेटी का शव घर तक ले जाने नहीं दिया। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए। यूपी सरकार ने मामला सीबीआई को सौंपा। अक्टूबर 2020 में सीबीआई ने जांच अपने हाथ में ली। दिसंबर 2020 सीबीआई ने चारों आरोपियों संदीप, रवि, लवकुश और रामू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में गैंगरेप, हत्या और SC/ST एक्ट से जुड़ी धाराएं लगाई गईं। 2 मार्च 2023 हाथरस की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया। 4 में से 3 आरोपी रवि, लवकुश और रामू को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। संदीप को दोषी माना गया लेकिन गैंगरेप या हत्या के लिए नहीं। उसे आईपीसी की धारा 304 यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, आसान भाषा में गैर इरादतन हत्या कहते हैं इसको, और SC/ST एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया। उम्र कैद और 50,000 रुपए का जुर्माना। पीड़ित परिवार ने फैसले पर संतोष जताया, जिसके बाद मामला पहुंचता है हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। कोर्ट में परिवार ने कहा कि वो हाथरस में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। जुलाई 2022 में हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को पुनर्वास का आदेश भी दे दिया। परिवार ने कहा कि हम नोएडा या गाजियाबाद जाना चाहते हैं। 2024 में कोर्ट ने परिवार से कहा कि आप जिलाधिकारी के सामने आवेदन दीजिए। परिवार ने ऐसा किया। फिर साल 2025 राज्य सरकार ने परिवार को कासगंज, एटा या अलीगढ़ में बसाने का विकल्प दिया। ध्यान दें कि पहली चॉइस थी परिवार की नोएडा, गाजियाबाद। इधर राज्य सरकार कह रही थी कि कासगंज, एटा के आसपास आपको हम बसा सकते हैं या अलीगढ़ में भी।
परिवार ने इस फैसले को चैलेंज किया और अब जाकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला रद्द कर दिया और सरकार को आदेश दिया कि पुनर्वास नोएडा या गाजियाबाद में ही करवाएं। समय सीमा भी तय हुई 3 महीने। आदेश पालन की जिम्मेदारी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पर डाली गई है और मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर 2026 को मुकर्रर है। इस खबर में अपडेट्स आपको तक लेकर आएंगे। अभी अगली खबर पे चलते हैं। हिजाब एक बार फिर से चर्चा में है, अदालत से लेकर सियासत तक। इस बार मामला कर्नाटक का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का ही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी है। छात्रा चाहती थी कि उसे स्कूल की तय यूनिफॉर्म के साथ हिजाब यानी हेडस्कार्फ पहनने की इजाजत मिले, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी स्कूल का ड्रेस कोड सबके लिए एक जैसा है, भेदभाव वाला नहीं, अनुशासन बनाए रखने के लिए बनाया गया है, तो कोई छात्र अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की मांग नहीं कर सकता। यह खबर तो 2 दिन पुरानी है, इसमें राजनीति नहीं है, लेकिन राजनीति पर आए उसके पहले खबर का बैकग्राउंड जान लीजिए। याचिका दायर करने वाली छात्रा जो है वो प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में स्थित टैगोर पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 में पढ़ती हैं। प्राइवेट अनएडेड और सीबीएसई से जुड़ा हुआ स्कूल है। छात्रा का कहना है कि उन्होंने 6वीं से 10वीं तक किसी स्कूल में पढ़ाई की और इस दौरान स्कूल यूनिफॉर्म के साथ सिर पे स्कार्फ पहनती रहीं। स्कूल की तरफ से पहले इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। अपनी बात साबित करने के लिए उन्होंने पुरानी आईडी और स्कूल की तस्वीरें भी कोर्ट के सामने रखी। विवाद तब शुरू हुआ जब 10वीं के बाद उन्होंने इसी स्कूल में 11वीं में एडमिशन लेना चाहा। छात्रा के मुताबिक स्कूल ने साफ कर दिया कि अगर उन्हें यहाँ पढ़ना है तो वो तय ड्रेस कोड का पालन करना होगा, उसके साथ अलग से हेड स्कार्फ नहीं पहना जा सकता। इसके बाद छात्रा की तरफ से 14 मई और 10 जून 2026 को प्रयागराज के जिलाधिकारी से शिकायत की गई। मामला जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS तक पहुंचा, यानी वहां से भी छात्रा को राहत नहीं मिली और फिर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। अदालत में छात्रा की तरफ से अदालत में मोटे मोटे तौर पे 3 दलीलें दी गई। पहली दलील, हिजाब उनके धर्म से जुड़ी जरूरी धार्मिक प्रथा है और इसे पहनने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से मिलता है। दूसरी, अपनी पसंद के कपड़े पहनना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19(1)(a) से जुड़ा हुआ है। और तीसरी, बराबरी के अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से जुड़ी थी। छात्रा का कहना था कि अगर स्कूल दूसरे सामान्य और मर्यादित कपड़ों की इजाजत देता है तो हेड स्कार्फ को अलग तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इसी केस में स्कूल ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड सभी बच्चों पर बराबर लागू है। यह भी कहा कि इसी समुदाय की दूसरी छात्राएं तब यूनिफॉर्म में स्कूल आती हैं, इसलिए अगर एक छात्रा को अलग से छूट दी जाती है तो यूनिफॉर्म का मकसद ही कमजोर हो जाएगा। 21 अगस्त 2026 हाईकोर्ट के जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने छात्रा की याचिका खारिज की। आदेश दिया, यह कहना काफी नहीं है कि कोई प्रथा धर्म का जरूरी हिस्सा है। इसके समर्थन में धार्मिक ग्रंथ, स्थापित परंपरा या ऐसा ठोस आधार भी अदालत के सामने रखना होगा जिससे साबित हो कि उस प्रथा को नहीं मानने से व्यक्ति की धार्मिक आस्था के मूल स्वरूप पर असर पड़ता है। मामले में कोर्ट को ऐसे पर्याप्त आधार नहीं मिले, ऐसा कोर्ट ने कहा। एक बात समझ लीजिए, फैसले का मतलब यह नहीं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे उत्तर प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर कोई सामान्य प्रतिबंध लगा दिया है। कोर्ट के सामने सवाल एक खास प्राइवेट स्कूल के ड्रेस कोड और एक छात्रा का उसमें छूट मांगने का था। कोर्ट ने माना कि जब ड्रेस कोड सबके लिए समान, वास्तविक और गैर भेदभावपूर्ण हो तो उसे तय करने का अधिकार मुख्य रूप से स्कूल प्रबंधन के पास है। लेकिन यहाँ पे सबसे दिलचस्प सवाल आता है कि आखिर अदालत ये तय कैसे करती है किसी धर्म में जरूरी क्या है और क्या नहीं है। इसके लिए भारतीय अदालतें लंबे समय से लगभग साल 1954 से ही एक सिद्धांत का इस्तेमाल करती रही हैं जिसे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस कहा जाता है। हिजाब को लेकर अदालतों में बहस भी नई नहीं है। साल 2002 में बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक ऐसा केस आया था। उस केस में अदालत ने कहा था कि स्कूल की तय यूनिफॉर्म का पालन करने के लिए अपने आप में अनुच्छेद 25 के धार्मिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। 2018 में केरल हाईकोर्ट के सामने भी ऐसा विवाद आया जहां कोर्ट ने व्यक्तिगत ड्रेस की पसंद और निजी शिक्षण संस्थान के अपने प्रशासनिक अधिकारों के बीच संतुलन की बात कही और संस्थान के ड्रेस के कोड को प्राथमिकता दी। सबसे बड़ा विवाद 2021 में कर्नाटक से सामने आया था। उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने की इजाजत नहीं मिली। विवाद बढ़ा तो कुछ जगहों पर इसके जवाब में छात्र भगवा गमछा या शॉल पहन के आने लगे। धीरे धीरे मामला पूरे कर्नाटक और फिर देश भर की राजनीति का हिस्सा बन गया। 5 फरवरी 2022 को कर्नाटक सरकार ने यूनिफॉर्म से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया जिसके खिलाफ छात्राएं कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंची। 15 मार्च 2022 कर्नाटक हाईकोर्ट की फुल बेंच ने सरकार और शिक्षण संस्थानों के पक्ष में फैसला दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस साबित नहीं होता है और तय यूनिफॉर्म लागू करना संवैधानिक रूप से गलत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने मौजूदा फैसले में कर्नाटक हाईकोर्ट के इसी निर्णय को महत्वपूर्ण और परसुएसिव अथॉरिटी माना और कोर्ट ने कहा कि उससे अलग राय लेने की
कोई ठोस वजह नहीं दिखाई देती। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। कर्नाटक हाईकोर्ट वापस चलिए, वो जो मामला था ना, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 13 अक्टूबर 2022 को 2 जजों की बेंच ने फैसला दिया। दोनों जज एक दूसरे से सहमत नहीं हुए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी, जबकि जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट का फैसला और कर्नाटक सरकार का आदेश रद्द करने की राय दी। उनका जोर इस बात पे था कि हिजाब के सवाल को केवल एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की कसौटी से देखना जरूरी नहीं है, बल्कि छात्रा की पसंद और उसकी शिक्षा का सवाल भी उतना ही अहम है। उन्होंने इसे चॉइस से जुड़ा मामला माना। 2 अलग अलग राय आने के बाद मामला बड़ी बेंच के लिए भेजा गया। इसलिए आज भी हिजाब के मूल संवैधानिक सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम और एकमत फैसला मौजूद नहीं है। अब आते हैं ताजा राजनीति पे। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का खुलकर विरोध किया है। ओवैसी ने इसे इस्लाम पर हमला बताया और सवाल किया कि किसी धर्म में क्या जरूरी है, इसका फैसला अदालतें क्यों करें। कहा कि वे इस फैसले से सहमत नहीं है। भारत मजबूत होगा, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। ये क्या बात है कि 18 करोड़ जिस समुदाय की आबादी, उसके 24 MP भारत में होंगे। पार्लियामेंट में 24 है खाली, कोई पूछने वाला नहीं है। बोल नहीं सकते वंदे मातरम पर। वंदे मातरम पर बहस हुई तो यही मुजरिम बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि अल्लाह ने हमको मौका दिया है, इज्जत दिया है, मुकाम दिया है। तो तुम अखबारात को काला कर लो, तुम्हारे वीडियोस भर दो मेरे खिलाफ, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि साबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, नाउ जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल, और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। वहीं बसपा प्रमुख मायावती का रुख थोड़ा अलग रहा। उन्होंने अदालत के फैसले पर सीधा हमला करने के बजाय कहा कि धार्मिक मामलों को संवेदनशीलता से संभालना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म, चादर या हिजाब जैसे विषयों को राजनीतिक विवाद में बदलने या बार बार कोर्ट तक ले जाने की बजाय स्कूल प्रबंधन, प्रशासन और संबंधित पक्षों को बातचीत से रास्ता निकालने की उन्हें कोशिश करनी चाहिए। वहीं एक दिन पहले बहसबाजी भी हुई है सपा और भाजपा नेताओं के बीच भी। तो जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, वो PDA है। और जितना हम प्रेम, दया, अपनापन दिखाएंगे, उतना ही हम PDA के लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। और PDA जो P है वो प्रोटेस्ट भी है। देखिए, विरासत में सत्ता मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिलती। विरासत में सत्ता मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। आए दिन आपका एक उदाहरण बताऊं। एक उन्होंने बनाया PDA, और PDA की परिभाषा पहले बताया पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कुछ दिन के बाद बताया आधी आबादी, कुछ दिन के बाद ऐसे बताया आंकड़ा, कभी बताया PG से पंडित, ऐसे आई। आप बताइए। लखनऊ के कुछ शिया और सुन्नी धर्मगुरुओं ने भी फैसले पर आपत्ति जताई है। इस्लाम में हिजाब की धार्मिक अहमियत है और मामले को अदालत के सामने सही तरीके से पेश नहीं किया गया है, ऐसी बातें उन्होंने कही हैं। कुछ धर्मगुरुओं ने फैसले की समीक्षा और जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कही है। कुल मिलाकर बहस सिर्फ इतनी नहीं है कि स्कूल में हिजाब पहना जा सकता है या नहीं, असल में इसके भीतर कई सवाल एक साथ हैं। एक तरफ स्कूल का अधिकार है, वो सभी बच्चों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म और अनुशासन तय करे, और दूसरी तरफ व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और निजता और अपनी पहचान से जुड़े अधिकार का उसका वहन करना, उसको इस्तेमाल करना। जानकार कह रहे हैं कि ये विवाद अब आगे और बढ़ेगा। जो होगा, जैसा होगा, हम आपको बताएंगे।
अब अगली खबर, यूपी में महिला वोटों पे फोकस है, इसलिए किए जा रहे हैं ऐलान। लखनऊ में रक्षाबंधन के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर मुफ्त बस सेवा शुरू करना था। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के बारे में जानकारी दी कि किस तरह से उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया और फिर घोषणा करते हुए बोले कि 27, 28 और 29 अगस्त को रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश में महिलाएं मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। उनके साथ एक अन्य यात्री भी मुफ्त यात्रा कर सकेगा। आज इस सुविधा को उपलब्ध कराते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि इतनी बड़ी सौगात आज प्रदेश भर में उपलब्ध प्रारंभ की जा रही है। यह अंतिम नहीं है, ये शुरुआत है, एक शुरुआत है। और उस शुरुआत के लिए मैं रक्षाबंधन के अवसर पर जो एक कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम के लिए प्रदेश भर की सभी माताओं बहनों को, सभी बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं कि रक्षाबंधन का आयोजन, अपने भाई को तो रक्षा सूत्र बांधेंगे ही, लेकिन साथ साथ याद रखना, इस सुरक्षा का दायित्व निर्वहन करने वाले सैनिकों को, पूर्व सैनिकों को, पुलिस के जवानों को, उनको भी आपको आवश्यकता पड़ी तो रक्षा सूत्र बांध करके सुरक्षा के इस इकोसिस्टम को और मजबूत प्रदान करने में आप अपना योगदान देंगे। इस विश्वास के साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर प्रारंभ हो रही इस निशुल्क बस यात्रा के लिए मैं आप सबको, प्रदेश भर की बहनों और बेटियों को हृदय से बधाई देता हूं। साथ ही सीएम ने उन मुफ्त हॉस्टलों का भी जिक्र किया जो कामकाजी महिलाओं के लिए अलग अलग शहरों में बनाए जा रहे हैं। उनका नाम भी लोक माता अहिल्याबाई के नाम पर ही रखा गया है। अपनी योजनाएं गिनवाने के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2017 से पहले की सरकार यानी अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर को भी याद किया। कहा कि समाजवादी सरकार के समय केवल 12% महिलाएं ही काम करने जाती थीं, जो आंकड़ा आज बढ़ के 36% पहुंच गया है। प्रधानमंत्री जी ने देश की संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया। संसद और विधानसभाओं में भी महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, अनिवार्य रूप से प्राप्त हो, इसके लिए कानून बनाया। मोदी जी उसको 29 में लागू करना चाहते थे, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विरोध कर दिया। अभी संसद में पेंडिंग है, अवसर मिलने पर उसे पारित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और ये महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, एक चैरिटी नहीं, या एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। जो वुमेन पार्टिसिपेशन को उत्तर प्रदेश में जो हमने 12% से 36% तक पहुंचाया है, हमारा प्रयास है ये कम से कम 50% तक पहुंचना ही चाहिए। इसको आगे बढ़ाना है। अखिलेश यादव की बात हुई थी तो वो कैसे चुप बैठते? पूर्व मुख्यमंत्री, सपा मुखिया और लोकसभा सांसद, उन्होंने भी आज पलटवार किया और ऐलान भी किया, अगर सपा की सरकार बनी तो महिलाओं को 40,000 रुपए मिलेंगे। मैं आज भरोसा दिलाता हूं कि जहां स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू की जाएगी, ये आदि आबादी की पूरी आजादी का संकल्प है और उन्हें हर साल 40,000 रुपए देकर के उन्हें आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। नेपाल के कुछ इलाकों में आए फ्लैश फ्लड के बाद यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ निर्देश दिए हैं, कुछ बातें कही हैं, वो हम आपको बता देते हैं। उन्होंने एक्स पे लिखा है कि नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकशी नदी में आई भीषण बाढ़ से हुई क्षति अत्यंत चिंताजनक है। भगवान पशुपतिनाथ से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना है। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज और कुशीनगर, दोनों सीमावर्ती इलाके हैं, उसमें गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर में वृद्धि और बाढ़ की संभावना के दृष्टिगत स्थानीय प्रशासन को पूर्ण सतर्कता बरतने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बाकी आज का ललन टॉप यूपी बुलेटिन यहीं तक। आप अपना ख्याल रखिएगा। जो राय है, जो बातें हैं, जो शिकवे शिकायत है, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिएगा। हम सुनेंगे, गुनेंगे, उस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।